So, join all of you. Hope everybody is fine. And today we will discuss very important topic of chapter solid state, class 12th. And this chapter is important in class 12th as well as in competitive level as well. Okay. So today our task is to discuss what is space lattice and unit cell. तो आज हम लोग स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेस लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ स्पेस लैटिस के बारे में। तो यहाँ स्पेस लैटिस से शुरू करते हैं हम लोग। स्पेस लैटिस को स्टूडेंट्स हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, स्पेस लैटिस बोल लो या क्रिस्टल लैटिस बोल लो, बात की है। अब यहाँ सवाल ये अराइज होता है कि स्पेस लैटिस, इससे पहले कि मैं आपको समझाना शुरू करूँ कि इस शब्द का मतलब क्या है, जब हम लोग स्पेस लैटिस बोल रहे हैं या क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स। तो देखो, काम बहुत सिंपल है और सोचना भी बहुत सिंपल है इसके बारे में कि आप ये समझो कि आपने ज़मीन ले ली, आपने प्लॉट ले लिया और उसमें आपको मकान बनाना है। तो जब आप प्लॉट लेंगे या कहीं पर भी ज़मीन खरीदने जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप किसी से भी जो बेचने वाला है उससे पूछोगे कि भाई कितनी ज़मीन है, तो वो बता देगा कि 100 गज है, 200 गज है, जितना भी एरिया, ठीक है, वो बता देता है आपको। तो हम क्या करते हैं कि हम नापते हैं उसे, ठीक है, एक एंड से दूसरा एंड पकड़ करके इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, वो सब नाप लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कॉमन प्रोसेस है जो करते हैं। तो ये जो बाउंड्री हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये जमीन मैं खरीद रहा हूँ, ये जमीन मेरी, या कोई ये बोल रहा है ये जमीन मैं बेच रहा हूँ, ये मेरी जमीन है, इतनी जमीन मेरी। तो वो जो बाउंड्री हम लोग डिसाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में स्पेस लैटिस। भाई हम अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम अगर मकान बनाएंगे, हम अगर कुछ भी खेती बाड़ी भी करेंगे उसमें, तो हम उसी एरिया में करेंगे, हम इधर उधर नहीं जा रहे। तो स्पेस लैटिस एक्चुअली में एक बाउंड्री की तरह है किसी भी सॉलिड के लिए। तो ये तो हो गया स्पेस लैटिस का मतलब, यानी हम जब लैटिस की बात करेंगे तो हम एक एरिया तक कन्फाइंड कर रहे हैं अपने आप को जहां पर हमें डिस्कस करना है, स्टडी करना है किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को। दूसरी बात यह है कि हम स्पेस लैटिस और यूनिट सेल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड के लिए टॉपिक जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, आपको ये मालूम है कि दो तरह के सॉलिड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कि पार्टिकल किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि अरेंजमेंट सॉलिड का क्या है। ठीक है, तो पार्टिकल किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। अब जब मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ तो पार्टिकल का मतलब तो ये भी समझ लो साथ साथ, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ आपको। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स, कि सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो पार्टिकल को याद करने के लिए आप एक एब्रीवेटेड वर्जन याद कर लो, AMI। ओके, तो अब ये पार्टिकल AMI जो है वो पार्टिकल है, पार्टिकल्स का ग्रुप है AMI। ठीक है, वेयर A स्टैंड्स फॉर एटम्स, जहां पर A का मतलब एटम्स है। एटम जब आपस में मिल जाता है, एटम जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये एटम हो गए। ठीक है, सोडियम अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है। M का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, M इंडिकेट्स मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो जाता है। जैसे Na और Cl आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा NaCl। और I का मतलब होता है आयंस। आयंस का मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो आयन बनकर तैयार होते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो आयन बनेगा वो बनेगा कैटायन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एज यू पीपल नो। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में। Cl रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। Cl क्लोरीन है, हेलोजन है, उसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। तो ये जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब किसी भी सॉलिड में या तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन, यानी AMI। ओके, सो ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग किसी भी स्पेस में रेगुलर मैनर में अरेंज करते हैं, कौन से मैनर में? रेगुलर मैनर में। अब क्यों बोल रहा हूं मैं रेगुलर? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेल्फ अंडरस्टूड है कि पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। तो जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम रेगुलर मैनर में अरेंज करते हैं, रेगुलर तरीके से अरेंज करते हैं, ऑर्डर्ड वे में अरेंज करते हैं, तो एक 3D स्पेस बनकर तैयार होती है। एक 3D स्पेस में जब हम पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो जो स्पेस जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस।
तो अब स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो, जब डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस इज रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर क्योंकि क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो भैया अरेंजमेंट तो रेगुलर हो गई। इट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जो पार्टिकल मिलकर सॉलिड बना रहे। और अब मैंने याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बता दिया आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी AMI। तो बोलो जोर से, AMI। ठीक है, तो AMI का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इन 3D स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस में तो ये जो अरेंजमेंट बनकर तैयार होगा इसे हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब क्योंकि थ्योरेटिकल तो होती नहीं है साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको नजर आना चाहिए कि ये बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर 3D डायग्राम आपको शो करने की। ठीक है, पहले मैं 2D बनाता हूँ, फिर मैं आपको 3D बनाने का तरीका बताऊंगा, और फिर मैं आपको 3D एक्चुअल 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा इसका। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके 2D फिगर के साथ। तो लेट मी रब दिस। तो स्पेस लैटिस का स्टूडेंट जब 2D फिगर बनाते हैं तो 2D फिगर इस तरह से बनेगा। इसका 2 डायमेंशनल फिगर आई एम स्टार्टिंग विद इट्स 2D फिगर। होता है 2D नहीं है, ठीक है, होता तो 3D है, लेकिन अभी बोर्ड में, बुक में, कॉपी में तो 3D फिगर, एक्चुअल 3D फिगर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम पहले 2D से शुरुआत करते हैं। तो 2D फिगर जब बनाएंगे तो 2D फिगर का मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ या कोई भी दो, मान लो एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, तो जेड एक्सिस का भी हम पिक्चर से बाहर रख रहे हैं। तो 2D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैं ऊपर कुछ इस तरह के सर्कल्स बना देता हूं। ओके, इस तरह की एक हम लोग ज्योमेट्री अरेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फिगर। तब इस फिगर में, ठीक है, हम इनको जोड़ देते हैं इस तरह से। ये जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये प्लॉट हमने खरीद लिया है, तो अब इस प्लॉट में ही हम जो कुछ करेंगे इस प्लॉट के अंदर करेंगे, हम इस प्लॉट के बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो फिगर है इसमें ये जो जगह है, ठीक है, अब देखो साइंस में, चाहे किसी कोई भी ब्रांच हो साइंस की, हर साइंस में, हर चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, अब इन्हें सर्कल तो बोलते नहीं होंगे ना हम लोग, सर्कल क्यों बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर तो बना रखा है, चलो शिट। तो ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं, इन सर्कल को कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स कहते हैं इन्हें। लैटिस क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया आपको कि बाउंड्री को लैटिस कहा जाता है। लैटिस पॉइंट है जितने भी सर्कल है, ठीक है, मैं सिर्फ एक सर्कल की नहीं, हर एक सर्कल की बात कर रहा हूं, जितने भी है, या इन्हें लैटिस साइड्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें लैटिस साइड भी कह सकते हैं हम लोग, या इन्हें सिंपली अगर पॉइंट्स भी कोई कह रहा है तब भी चलेगा। ठीक है, इन्हें पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम लोग। अब ये लैटिस साइड, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट वो जगह होती है, वो जगह जहां पर एम रह रहे हैं, जहां पर AMI रह रहे हैं। AMI का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ये रहने की जगह है, यहाँ पर वो जगह ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो इन जगहों को मैंने सर्कल से इंडिकेट कर रखा है। तो ये हो गया, देखो रेगुलर मैनर में अरेंज करा है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये जब रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे तो इस तरह की एक स्पेस जनरेट होगी। अब इस स्पेस में ये तो जगह होगी एटम, मॉलिक्यूल और आयन के रहने की। ठीक है, और ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाली खाली जगह, ये वाली खाली जगह, ये जो खाली जगह है, ठीक है, वेकेंट स्पेस। तो देखो, क्योंकि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो जब स्फीयर को आप अरेंज करोगे इस तरह से, जब स्फीयर को आप अरेंज करोगे किसी भी तरह से, ठीक है, देखो ये मैंने अरेंज कर दिया, इनको क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक भी मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये जो खाली जगह यहाँ पर क्रिएट हो रही है, मैं इनकी बात करूँ तो ये तो सिर्फ एक तरह का मिनिएचर डायग्राम है। मैंने पार्टिकल को दूर दूर भी इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझ जाए बात को, वरना हम जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स है हमारे पास, थोड़ा हमने जानबूझकर इन्हें अलग अलग बना रखा है ताकि हम लोग समझ सकें। ये जो खाली जगह है, यानी ये जो वेकेंट स्पेसेस है, इन वेकेंट स्पेसेस को हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स।
These vacant spaces are called interstitial sites के नाम से जानते हैं इन्हें, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स, या इन्हें हम लोग वाइड्स भी कह सकते हैं। ये बहुत फेमस नेम है वाइड्स, ठीक है। आगे चलकर हम लोग टॉपिक इसे कवर करेंगे आगे आगे की क्लासेस में। तो वाइड्स भी कहते हैं हम लोग इन खाली जगह को। वाइड का मतलब हो गया एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो अंग्रेजी में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी वाइड शब्द हम लोग यूज करते हैं, और वहां पर भी वाइड का मतलब वेकेंट स्पेस होता है, ठीक है। जैसा हम बोलते हैं नल एंड वाइड सिचुएशन, जब कुछ नहीं हो रहा है तो वो सिचुएशन नल एंड वाइड सिचुएशन मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये वाइड का मतलब ही खाली जगह होगी, ठीक। तो ये है, ये जो अरेंजमेंट बनकर तैयार हुआ है इसे आप लोग कह सकते हैं स्पेस लैटिस। तो शुरुआत आप स्पेस लैटिस की यहां से समझना शुरू कर सकते हो कि स्पेस लैटिस है क्या। अब स्पेस लैटिस एक्चुअली में इस तरह से दिखता नहीं, ये उसका फ्रंट पोर्शन है जो आप सामने से दिख रहे हो। यही पैटर्न सामने की तरफ भी होगा, यही पैटर्न पीछे की तरफ भी होगा, और यही पैटर्न नीचे भी होगा, यही पैटर्न ऊपर भी होगा। इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, और वो जो 3D स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा उसे हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में आपको 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे नहीं, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्यों बोलेंगे ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस लैटिस, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल लेट यू नो हाउ टू ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे हैं इसका, ओके। 3D डायग्राम बनाने के लिए हमें 3 एक्सेस चाहिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। मैं एक रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ, ताकि जिनको भी अगर मान लो शौक है बनाने का कि 3D डायग्राम कैसे बनाना है तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, एक्सेस ले ली, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये हो गई जेड एक्सेस, ठीक है। तो 3 एक्सेस ले ली मैंने परपेंडिकुलर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक्स, वाई एंड जेड, ओके। करना क्या है आपको कि इसमें कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर दो, लगभग उतने ही डिस्टेंस पर, थोड़ी दूर कर देता हूँ मैं मार्क, लगभग उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और लगभग उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्यूब बनाने के लिए एक स्क्वायर बना दो यहाँ पर, ठीक। और एक स्क्वायर में इस पॉइंट को लेकर बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। फिर क्यूब बनाने के लिए आप इनके एंड्स को जोड़ दीजिए इस तरह से, ये जोड़ दिया मैंने इन दोनों को, यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर इन दोनों को, तो ये बन गया हमारा क्यूब, ठीक है। तो ये तो क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब फिर मैं बता रहा हूँ, मैं रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। इसी के बाद में आपको एक्चुअल 3D मैंने कुछ बॉल्स लेकर बनाया स्ट्रक्चर, तो आई विल शो यू दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो, ताकि आपके दिमाग में स्पेस लैटिस की पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन डायग्राम कैसे बनाना है देख लो। अब इतना बनाने के बाद, इतना बना लिया हम लोगों ने, इतना बनाने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो इसके 12 एजेस है, ठीक है, 12 एजेस, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 साइड में 4 एजेस है ऊपर हमारे पास, और 4 एजेस है नीचे। एज का मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस, उसे हम एज बोलते हैं, यानी साइड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यूब में हमारे पास टोटल 12 साइड्स है, यानी 12 एजेस। हर एज के सेंटर को मार्क कर देता हूं मैं, ये इसका सेंटर अप्रोक्सीमेट लेना है, ध्यान रखना, कोई स्केल से मार्क नहीं कर रहा मैं, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका सेंटर मार्क कर लो। ऐसे ही ऊपर वाले में इसका सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर, इधर सेंटर, इधर सेंटर। तो ये जितने भी 12 एजेस आपको नजर आ रहे हैं इनके सेंटर मार्क कर लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ये एक सेंटर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेंटर अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो मैंने ये इनके एज सेंटर से मार्क कर लिया, एज का जो सेंटर है वो मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ प्लस का साइन बनाना है आपको, ठीक है, हर फेस पे। तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस है। एक फेस ये हो गया, ठीक है। जैसा आप अपना रूम देखिए, रूम में टोटल 6 फेसेस आपको नजर आएंगे। तो जो वॉल है वो पूरा एक फेस है, तो 4 वॉल हो गई, तो 4 फेस, एक ऊपर छत और एक नीचे, ठीक है, फ्लोर। तो ये टोटल हो गए 6 फेसेस। हर फेस में हम इस तरह से प्लस का साइन बनाते हैं, ठीक है। इसको और इसको अपोजिट एंड को जोड़ दो और एक प्लस का साइन बना दो, तो ये हो गई राइट वाली वॉल, यानी राइट वाला फेस। इसी तरह से लेफ्ट वाले फेस में प्लस का साइन बना देंगे इस तरह से इनके सेंटर्स को जोड़कर। ऐसे ही फ्रंट बैक वाली वॉल ले लो, बैक वाली वॉल में एक प्लस का साइन बना लो इनके अपोजिट सेंटर्स को जोड़कर।
ठीक है। फिर फ्रंट वाली वॉल में एक प्लस का साइन बना देंगे इसके अपोजिट सेंटर्स को जोड़कर। इस तरह से हमने अपोजिट सेंटर को जोड़ दिया, ये और ये, ठीक है, ये बन गया प्लस का साइन। तो ये तो हमने कवर कर ली 4 वॉल्स। अब एक बच गया ऊपर और एक बच गया नीचे। तो एक प्लस का साइन मैं बना रहा हूं यहाँ पर ऊपर, एक प्लस का साइन, ठीक है, ये ऊपर बन गया, और एक प्लस का साइन मैं बना रहा हूं इस तरह से नीचे। इस तरह से आप सोच के बनाओगे तो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 6 फेसेस कवर। वहां पर हमने अपोजिट सेंटर को जोड़कर प्लस का साइन बना दिया। अब स्टूडेंट्स आखिरी काम और करना है आप लोगों को, और वो आखिरी काम ये करना है कि जो भी ये प्लस का साइन बना है इसके सेंटर मार्क कर लो। ये ऊपर वाला प्लस का साइन है उसका सेंटर, ये नीचे वाला प्लस का साइन है उसका सेंटर, ये राइट साइड में जो आपको वॉल नजर आ रही है, फेस नजर आ रहा है, उसमें प्लस का साइन का सेंटर, ये लेफ्ट साइड में जो वॉल नजर आ रही है उसके प्लस का सेंटर, ये फ्रंट वॉल जो है उसके प्लस का सेंटर है, ये जो बैक वॉल है उसके प्लस का सेंटर, ठीक है। तो हमने जितनी भी वॉल्स थी, जितने भी फेसेस थे, 6 फेसेस, सबका सब में जो प्लस बनाया उनके सेंटर को मार्क कर लिया। अब उनके सेंटर को जोड़ दो आपस में अपोजिट सेंटर्स को, यानी ऊपर वाले के सेंटर से नीचे वाले के सेंटर को जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट वाली वॉल से राइट वाले सेंटर को जोड़ देता हूं मैं, ठीक है, सेंटर जुड़ गए। तो ये हमारे पास सेंटर थे इस तरह से। ये जो फ्रंट वाली वॉल है इससे बैक वाले वॉल के सेंटर को जोड़ देता हूं मैं इस तरह से, ठीक। और ये सेंटर्स हमने जोड़ दिए सर। तो ये हमारे पास एक 3D स्पेस बनकर तैयार हुआ, 3D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है, बनकर तैयार हो गया। एंड दिस 3D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो ये स्पेस लैटिस बनाने का एक तरीका है, ठीक है। आप अगर बनाने का शौक है आपको तो आप इस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर सिंपल तरीका बना सकते हैं। फिर भी मैंने ये बताया आपको कि एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे कि आपको स्पेस लैटिस ड्रॉ करो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ड्रॉ करना है तो किस तरह से करना है। अब मैं आपको एक एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाता हूं जो मैंने बनाया, आप लोगों को थोड़ा और क्लियर इमेज आ जाएगी स्पेस लैटिस के बारे में, ठीक है। तो हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने वायर का इस्तेमाल करा है, कुछ लो क्वालिटी टेनिस बॉल है, इसलिए आप देख रहे होंगे थोड़ी पिचक भी गई है बनाते वक्त। आई होप यू पीपल वोंट माइंड, ठीक है। कुछ तारे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन आप इमेजिन करिए सीधी है सर की सारी, और इस तरह से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं पूरा का पूरा स्पेस लैटिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो दिस इज स्पेस लैटिस। ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो सर्कल हमने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, स्फेरिकल जो बॉल्स हैं यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स और सिंपली पॉइंट्स। ये जो बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, ये गैप, ठीक है, इनके बीच में, तो ये वॉइड, इन्हें वॉइड कहते हैं, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था और बताया था, ठीक है। So this is 3D diagrammatic representation of a space lattice. I hope now you understand clearly what space lattice is all about. Okay. So now in the next segment we will discuss about the unit cell. तो अब unit cell के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। When we talk about unit cell, जब हम unit cell की बात करते हैं तो unit cell को डिफाइन करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, तो you need to learn its definition as well if you are preparing for your board exams. So when we define unit cell is the smallest portion of a space lattice, ठीक है। ये वो सबसे छोटा पोर्शन होता है स्पेस लैटिस का, which when repeat over and over again, जो जब बार बार रिपीट करेगा, बार बार, ठीक है, रिपीट करेगा, तो इट जनरेट्स अ होल स्पेस लैटिस। ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस जनरेट कर देता है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। तो आप ये समझो कि अगर मान लो मैंने ब्रिक्स ली कुछ, ठीक है, ब्रिक्स यानी ईंटें ली, और मैं एक ब्रिक ये लगा दी मैंने, फिर उसके बाद एक ब्रिक को और अरेंज कर दिया, फिर इसी तरह से मैं कुछ ब्रिक्स, ठीक है, रेगुलर मैनर में अरेंज करता चला गया इस तरह से। फिर यहाँ पर मैंने एक ब्रेक यहाँ लगा दी, फिर एक ब्रेक यहाँ पर लगा दी, फिर एक ब्रेक इधर लगा दी, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ब्रेक, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट ब्रेक, और ये इस तरह से मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बना देता हूँ इस तरह से ब्रिक्स को अरेंज कर। तो ये ब्रिक्स को मैं अरेंज करता गया, तो एक पूरी की पूरी वॉल बनकर तैयार हो गई। तो ये तो हो गया ब्रिक, ठीक है, ब्रिक्स हो गई है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है इसे मैं बोल देता हूं वॉल यानी दीवार। तो स्टूडेंट्स, दीवार तो जो 3D स्ट्रक्चर बन गया दीवार का, वो तो हो गया स्पेस लैटिस, ठीक है। वॉल यहाँ पर काम कर रहा है एक तरह से स्पेस लैटिस का, आप ये इमेजिन करिए। ये वॉल बनी कैसे? ये वॉल बनी ब्रिक से,
जब ब्रिक बार बार रिपीट हुई एक रेगुलर मैनर में, रेगुलर मैनर ध्यान रखना, जब ब्रिक्स को बार बार हमने रिपीट करा रेगुलर मैनर में तो एक पूरा स्पेस लैटिस यानी वॉल बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिट सेल कौन होगा, गैस करिए आप, कौन होगा यूनिट सेल। यहाँ पर यूनिट सेल का काम करेगा वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार रिपीट होकर, ठीक है, एक पूरा स्पेस लैटिस बना रहा है। यानी यहाँ पर अगर वॉल स्पेस लैटिस है, ठीक है, वॉल अगर स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस, वॉल अगर स्पेस लैटिस है तो यहाँ पर ब्रिक्स किसका काम कर रही है, यूनिट सेल्स का। तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा किसी भी स्पेस लैटिस का विच कैन रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन जनरेट्स अ होल स्पेस लैटिस। तो जैसा अभी हमने ये 3D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया था, तो आप अगर देखेंगे इसमें गौर करेंगे तो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पर यूनिट सेल का काम कर रहा है। ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो जब बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार इधर फिर इधर फिर इधर, और इस तरह से ये रिपीट होता चला जाता, ठीक। इन अपोजिट सेंटर्स को भी जोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये बार बार रिपीट होता चला गया। तो ये जो बनकर तैयार हुआ, ये जो शेडेड पोर्शन बनकर तैयार हुआ, इस शेडेड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस शेडेड पोर्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। तो एक बार यूनिट सेल की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं आपको। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस, ठीक है, सबसे छोटा पोर्शन है स्पेस लैटिस का, ध्यान रखना, विच कैन रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार जब रिपीट होगा क्रिएट्स या जनरेट्स, कुछ भी बोल रहे हैं, फॉर्म्स अ होल स्पेस लैटिस, पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बनाकर तैयार करता है। तो यूनिट सेल और स्पेस लैटिस इस तरह से एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो जैसा यहाँ पर मैंने बताया ब्रिक्स और वॉल का एग्जांपल, उसी तरह से आप इमेजिन करो कि यहाँ पर यूनिट सेल, ठीक है, ब्रिक और जो पूरी वॉल बनकर हमारी तैयार हुई वो एक स्पेस लैटिस है। क्लियर। नाउ अब यूनिट सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट सेल को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अब आगे के सेगमेंट में। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग यूनिट सेल इन दिस सेगमेंट, ठीक है। अब अगले सेगमेंट में हम लोग, अगले सेगमेंट मतलब जो कंटिन्यूएशन वाला सेगमेंट है, उसमें मैं यूनिट सेल समझाता हूं आपको, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्टरी आइडिया देता हूं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के 7 अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके डिजाइन के बेसिस पर उनको 7 अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम कर रहे हैं 12th क्लास के कोर्स की बात पर्टिकुलरली, वो जो और फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग दिस यूनिट सेल विच आई एम टेलिंग यू, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बट स्पेसिफिकली दिस क्लासेस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, सो अभी उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो जो अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास 7 अलग अलग कैटेगरी के यूनिट सेल हैं, उनमें से जो यूनिट सेल हमारे कोर्स में है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। तो वो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उसे क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। क्यूबिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो क्यूबिक होता है नेचर में, ठीक है। क्यूबिक कैसे, जैसा अभी हमने क्यूब बनाया था, ठीक है, वो इस तरह का होगा। क्यूब बनाने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आपने एक स्क्वायर बनाया, जैसा हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, फिर मैंने एक स्क्वायर और बना दिया इनके सेंटर से, फिर इनके एंड्स को आप जोड़ दो आपस में, तो ये बन गया क्यूब। इस तरह का जो यूनिट सेल है उसे क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूब की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, आपने मैथमेटिक्स में भी छोटी क्लासेस सब पढ़ी है, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। क्यूब में अगर आप इसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ए, बी और सी मार्क कर दें, तो क्यूब, क्योंकि स्क्वायर को जोड़कर बनाया हमने, तो इसलिए कंडीशन ऑफ क्यूब इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी वो सब सेम होगी। यानी क्यूब की जितनी भी एजेस हैं, और अभी मैंने काउंट कर बताया था आपको टोटल एजेस कितनी होती है, 12, ठीक है। आप अपने कमरे को एक यूनिट सेल मानकर चलो, तो जो दीवार है उसका कॉर्नर्स एजेस हो गई, तो जो सामने आपको दिख रहा है वो 4 कॉर्नर्स है, 4 आपको ऊपर नजर आएंगे छत में कॉर्नर्स, ठीक है, पूरे एजेस, और 4 आपको नीचे नजर आएंगे, ठीक है। तो वो हो गए टोटल 4 साइड वाले, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले मिलाकर 12। तो 12 एजेस हैं, सारी की सारी एजेस बराबर होती है क्यूब में, ध्यान रखना। फिर लेंथ और ब्रेथ यानी ए और सी के बीच में जो एंगल है उसे मान लो अल्फा। इसी तरह से ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे मान लेते हैं हम लोग बीटा, उसे मैं बीटा मार्क कर देता हूं,
ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं बीटा, और बी और सी के बीच में जो एंगल है मान लेता हूं मैं गामा। ठीक है, इनके बीच के एंगल्स को, तो ए और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, ए और बी के बीच में जो एंगल है, ठीक है, उसे हमने मान लिया बीटा, और बी और सी के बीच में जो एंगल है उसे मान लिया गामा। अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल हो गए, और क्योंकि एक क्यूब है तो सारे एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये है क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो डायमेंशन है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होगी, सारी एजेस बराबर, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल होंगे क्यूब में। ठीक है, तो ये हो गई क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी। तो 7 में से एक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है जो हमारे कोर्स में, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। आगे के वीडियो में मैं आपको बाकी यूनिट सेल्स के बारे में भी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उन्हें याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक को कंफाइन करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। तो नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल, वी डिवाइड क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 2 मेन कैटेगरीज। ठीक है, 2 मेन कैटेगरीज है, उनकी सब कैटेगरी भी है, लेकिन 2 मेन कैटेगरी में हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल को डिवाइड करने के लिए कैटेगरी नंबर 1 is primitive unit cells. Primitive unit cells. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के यूनिट सेल होते हैं प्रिमिटिव। अभी मैं बताता हूँ प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी, सिंपल। ठीक है, जो सिंपल साधारण यूनिट सेल होता है उनको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, और जो प्रिमिटिव नहीं होते, जो सिंपल साधारण नहीं होते, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ओके ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में एक ही यूनिट सेल आता है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में जो यूनिट सेल आता है उस यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो कैटेगरी में होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम उस यूनिट सेल को कहते हैं जिसमें सिर्फ इस तरह से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स मिलेंगे, आपको पार्टिकल्स बोल देते हैं एटम्स की जगह, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पर। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल है तो उस तरह के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, प्राइमरी। ठीक है, सिर्फ अगर कॉर्नर पर है तो उसी प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलो या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ यही कैटेगरी है इकलौती। तो कोई अगर ये नाम बोलेगा तब भी चलेगा, कोई अगर ये नाम बोलेगा तब भी चलेगा। हम लोग ये वाला नाम यूज करेंगे इसका आगे चैप्टर में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो दीज आर दोज यूनिट सेल व्हिच कंटेन एटम्स एट कॉर्नर्स ओनली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल होगा तो प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक। नाउ लेट्स कम टू नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, these are those unit cells which contain particles at corners। कॉर्नर पर तो होंगे ही, ठीक है, कॉर्नर पर तो होंगे ही, वो वहां होना मस्ट है। पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज इन अदर स्पेसेस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर के अलावा बाकी और स्पेसेस में भी पार्टिकल मौजूद होंगे कॉर्नर के अलावा। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन अगर कॉर्नर में पार्टिकल्स के अलावा अगर और जगह पर भी पार्टिकल होते हैं, और जगह मैं बताऊंगा अभी आपको कौन कौन सी जगह हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, और जगह पर भी अगर पार्टिकल होंगे तो उनको फिर हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ अब पार्टिकल और किन किन जगहों पर है कॉर्नर के अलावा, इस बिहाफ पर अगर हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को आई एम रिविंग दिस डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस बिहाफ पर हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से 2 मेन है लेकिन टोटल 3 कैटेगरीज है। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
यूनिट सेल को मैं यू ऑब्लिक सी लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लोग इसे बीसीसी भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को वी कैन राइट बीसीसी यूनिट सेल एज वेल। तो आगे से हम लोग यही नाम यूज करेंगे इसका ज्यादातर, ठीक है। नंबर सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा इसके बारे में। नंबर सेकंड, दूसरा जो यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को यू ऑब्लिक से लिख रहे हैं हम लोग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग इंडिकेट करते हैं एफसीसी से, ठीक है। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आगे से हम ये एब्रिविएशन यूज करेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये दो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी और है जो कुछ बुक्स में लिखते हैं कुछ में नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। और वो कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं नंबर थर्ड कैटेगरी, नॉन प्रिमिटिव की नंबर थर्ड कैटेगरी है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग ईसीसी से भी इंडिकेट करते हैं। तो बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। तो स्टूडेंट्स दीज आर थ्री कैटेगरीज ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये तीन कैटेगरी हैं जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरीज है। अब वैसे तो नाम भी सजेस्ट कर रहा है खासकर ऊपर वाले दो का कि ये कैसे होंगे, लेकिन इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके डिटेल में। फिर ये भी पढ़ेंगे कि इनके बीच में फर्क क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद देयर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। So I have already told you diagrammatic representation of simple cubic unit cell, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। नंबर वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पहले तो एक क्यूब बनाना है, ये मैंने क्यूब बना दिया यहाँ पर, और इस क्यूब में हर कॉर्नर पर, ठीक है, टोटल वी हैव 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो हर कॉर्नर पर यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉर्नर कंटेन पार्टिकल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी ऑफ यूनिट सेल पर। अगली कैटेगरी ऑफ यूनिट सेल इज नंबर सेकंड, जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि यहाँ पर पहले आपको एक तो क्यूब तो बनाना ही है, क्योंकि हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो ये हमने बना दिया क्यूब। जैसे मैंने बताया हर कॉर्नर पर एटम मिलेंगे, तो उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर कंटेन एटम्स, लेकिन क्योंकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी है तो इसलिए कॉर्नर के अलावा भी एटम होंगे। कहाँ एटम है वो नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम में लिखा है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब बॉडी के सेंटर में। तो पूरी बॉडी यूनिट सेल, जैसे मान लो पूरा कमरा एक यूनिट सेल है जिसके 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। 4 आपको ऊपर नजर आएंगे कॉर्नर और 4 नीचे नजर आएंगे। तो उसमें तो एटम्स है ही, साथ में बॉडी के बीच में भी एक एटम है। जैसा आपके रूम में फैन लगा होगा बीच में, आप ये इमेजिन कर लीजिए वो फैन है जो बीच में लटक रहा है, आप इमेजिन कर लो बिल्कुल सेंटर तक है वो। तो यहाँ पर मैं वही एटम बना रहा हूँ जो सेंटर में, ये है वो। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इट कंटेन्स एटम्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में भी होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बीसीसी, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर थर्ड कैटेगरी पर। नंबर थर्ड कैटेगरी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग एब्रीवेटेड वर्जन में एफसीसी भी बोलेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी एफसीसी। अब नाम भी सजेस्ट कर रहा है, आप पहचान गए होंगे कि इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया क्यूब। किसी भी क्यूब में, जैसे मैंने आपको बताया कि रूम को क्यूब इमेजिन कर लो, अगर उसकी सारी साइड बराबर है तो उसे क्यूब मानकर चल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस आर देयर। कौन कौन से 6 फेसेस, देखो पूरी दीवार एक फेस है, ठीक है। जो पूरी दीवार है इसे एक फेस मान लो। तो 4 दीवार हो गई, तो 4 दीवार तो 4 फेसेस हो गए। तो 2 और कौन से हो गए बताओ, एक ऊपर छत और एक नीचे, ठीक है, फ्लोर। तो रूफ और फ्लोर ये 2 फेसेस और इंक्लूड कर लेंगे तो 4 और 2 हो जाते हैं 6। तो हर फेस के देखो कॉर्नर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमेशा की तरह कॉर्नर में तो एटम्स होंगे, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ईच कॉर्नर कंटेन एटम्स,
उसके अलावा कॉर्नर में एटम के अलावा हर फेस के सेंटर पर, हमने काउंट कर लिया 6 फेसेस है, तो इसलिए मेरे साथ काउंट करते रहना, हर फेस के सेंटर पर हम एटम्स को अरेंज करेंगे। तो ये हो गया राइट वाला फेस, इसके सेंटर पर एटम लगा दो। ये हो गया लेफ्ट वाली वॉल, ठीक है, लेफ्ट वाली वॉल बोल रहे हैं, फेस बोलो, उसके सेंटर पे एटम लगा दो, गिनना है सब पे, ठीक है। तो 2 हो गए। फिर पहले 4 दीवार कवर कर रहे हैं। ये हो गई बैक वाली वॉल, तो इसके सेंटर पर हमने लगा दिया। ये हो गई फ्रंट वाली वॉल, इसके सेंटर पर हमने लगा दिया। ये फ्रंट वाली वॉल हो गई, तो इसके सेंटर पर लगा दिया, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। तो ये तो हो गए 4 फेसेस। कितने और बच गए बताओ? 2, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पर लगा दो और एक नीचे वाले फेस के सेंटर पर लगा दो। बॉडी के सेंटर में नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो इस तरह का जो यूनिट सेल बनकर तैयार होगा, इसे बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि इट इज अ यूनिट सेल विच कंटेन पार्टिकल्स या एटम्स, कुछ भी बोल लो। इट इज अ यूनिट सेल विच कंटेन पार्टिकल्स एट एवरी कॉर्नर as well as all face centers as well as all the face centers, ठीक है, जितने भी फेस सेंटर हैं उसमें भी होगा, ठीक है। इसे लेना पड़ गया इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये तो मैंने आपको बताया, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर इन तीनों की बात होती है। अब इस कैटेगरी में एक और आता है प्रिमिटिव वाले में, जिसका मैंने नाम लिखा था, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो है नंबर 4। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका नाम है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ईसीसी। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनेगा। यह बना दिया हमने क्यूब, ठीक है। हर कॉर्नर पर एटम्स लगाने ही लगाने हैं, तो वो तो मैंडेटरी है, तो ये लगा दिया हर कॉर्नर पर हमने एटम्स। अब यहां पर हम फेस के सेंटर पे एटम लगाएंगे। क्या बोला मैंने? और सही सुना आप लोगों ने जो बोला मैंने, फेस के सेंटर पर एटम लगाएंगे, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क होने वाला है। वो फर्क ये कि यहां पर तो हर फेस के सेंटर पर एटम लगा था, यहां हर फेस के सेंटर पर एटम नहीं लगेगा, यहां पर ऑल्टरनेटिव फेस के सेंटर पर एटम लगेगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक छोड़कर एक। तो चलो बताओ कितने फेसेस हो गए टोटल? 6। और अगर मैं बोलता हूं एक छोड़कर एक कितने होंगे, तो बताओ कितने होंगे? अब कई लोग ये जवाब दे देते हैं, जैसा आप लोगों ने मन में सोचा होगा, अभी कोई तो नंबर सोच लिया होगा ना भाई, टोटल 6 फेस है, और मैं बोलो एक छोड़कर एक, बताओ कितने होंगे? तो कई लोग बोल देंगे 3 होंगे, एक छोड़कर एक, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। एक छोड़कर एक, तो कहने का मतलब यह है कि एक छोड़कर एक सिर्फ 2 होंगे, ध्यान रखना। कैसे? आप ये इमेजिन करो कि आपने अपने घर की एक वॉल पर मोबाइल को हैंग करने के लिए, मैंने बोर्ड का एग्जांपल ले लो, मैंने व्हाइट बोर्ड हैंग कर रखा है एक दीवार पर, आपने मोबाइल हैंग कर दिया एक दीवार पर। मैंने आपको ये बोला कि ऑल्टरनेटिव फेस पर मोबाइल हैंग करना है मुझे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 मोबाइल और ऑल्टरनेटिव फेस पर हैंग करना है। तो आपने 6 फेसेस है, 4 दीवार, एक ऊपर और एक नीचे, उसमें से आपने किसी एक फेस पर मोबाइल लगा दिया। अब बताओ ऑल्टरनेटिव फेस यानी एक छोड़कर एक। अगर मैंने इस फेस पर लगा दिया तो इसकी बगल वाली वॉल पर नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ये तो एडजेसेंट हो गई, लगातार हो गई। इसके इस वाली वॉल पर नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ये भी लगातार है। नीचे वाले पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भी इससे लगातार जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भी इससे डायरेक्टली अटैच है। तो बचा कौन? सामने वाला, इसका जस्ट अपोजिट वाला, वो इसका ऑल्टरनेटिव फेस है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया ऑल्टरनेटिव? एक ये और एक वो, तो टोटल 2। तो कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लो, उसका ऑल्टरनेटिव दूसरा उसका जस्ट अपोजिट वाला होगा, बस। इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव फेसेस, वी हैव हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव फेसेस? 2 ऑल्टरनेटिव फेसेस। रिमेंबर दिस थिंग, ये आगे भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में काम आने वाली है चीज। तो 2 ऑल्टरनेटिव फेसेस है, 2 ऑल्टरनेटिव फेसेस में कोई भी ले लो, मैंने एक ऊपर वाला ले लिया, और ये ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता ये, क्योंकि इससे लगातार जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट बोलते हैं इसे। ये पीछे वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सामने वाली वॉल नहीं हो सकती, तो इसका ऑल्टरनेटिव फेस हो गया ये नीचे वाला। अगर मैंने रूफ पर कोई चीज लगा रखी तो उसका ऑल्टरनेटिव फेस नीचे फ्लोर वाला होगा, देना। गॉट इट? इस तरह का जो यूनिट सेल का डायग्राम बनकर तैयार होगा, जहां पर हर कॉर्नर पे एटम होंगे, साथ में ऑल्टरनेटिव फेसेस पर होंगे, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये एक तरह से समझ लो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। बस उसको, उसमें हर फेस के सेंटर में एटम, इसमें सिर्फ ऑल्टरनेटिव फेस के सेंटर में होंगे एटम। तो ये
क्यूबिक यूनिट सेल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिनमें से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव, और बाकी ये जो 3 कैटेगरी है ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं मुद्दे वाली बात। तो मुद्दे वाली बात ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, क्योंकि ये हैं तो सारे क्यूबिक, लेकिन इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, इधर, इधर। ठीक है, हम इसकी भी बात कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन हमारे लिए ऊपर 3 वाले हैं। तो इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं पर यूनिट सेल। ठीक है, उस बेसिस पर हम इनको डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब देखो गिनने में, अभी आप देख रहे हैं यूनिट सेल को, आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें 8 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल है। ठीक है, इस यूनिट सेल में देखकर ऐसा लग रहा है इसमें 8 + 1 9 हो गए, देखकर ऐसा लग रहा है इसमें 8 + 6 14 हो गए, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। चलो इसकी तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ऊपर वाले तीनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ अगर आप एटम्स काउंट करोगे तो इसमें 1 आएंगे एटम, जबकि दिखने में 8 लग रहे हैं। यहाँ काउंट करेंगे तो 2 आएंगे, जबकि दिखने में 9 लग रहे हैं। यहाँ काउंट करोगे तो काउंट कर 4 आएंगे, जबकि दिखने में 14 लग रहे हैं। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो इसी चीज को मैं समझाऊंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो होपफुली इस वीडियो में मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं वो सब कुछ क्लियर है। हमने इस वीडियो में एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, जिसे क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं हम लोग। हमने इस वीडियो में ये पढ़ा कि यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, और क्यूबिक यूनिट सेल को किन कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, जिसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक, नॉन प्रिमिटिव के 3 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, BCC, FCC और ECC। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज और उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो होपफुली इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, इसके कॉन्जिक्यूटिव जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, उसमें हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, जो अभी मैंने समझाया आपको। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।